राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 9 पर। धारा 9 में सिविल प्रकृति का वाद क्या है, किसी वाद को सिविल प्रकृति का वाद कैसे डिसाइड करेंगे, उसका पैरामीटर बताया गया है। और जो सिविल प्रकृति के वाद हैं वो न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे, इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन इसमें कई सारे बातें बताई गई हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कि सबसे पहले धारा 9 में ये बताया गया कि जो सिविल प्रकृति के वाद हैं जिन्हें अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने से रोका नहीं गया है, सभी सिविल न्यायालयों द्वारा उनका विचारण किया जा सकता है। दूसरा, तो अब ये भी हमें देखना पड़ेगा कि सिविल प्रकृति के वाद क्या है और वो कौन से वाद हैं जिन्हें अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से मना किया गया। तो सिविल प्रकृति के वाद क्या है, यानी कैसे निर्धारित किया जाएगा कि कोई वाद सिविल प्रकृति का है या अन्यथा है। तो उसका पैरामीटर एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में कर दिया गया। इस पे डिटेल से मैंने वीडियो, इसके पहले के वीडियो में आपको लगभग आधे घंटे का वीडियो, उसमें अच्छे से मैंने समझाया। दूसरा स्टेप है कि सिविल प्रकृति के वाद किसे माना जाए, इसका निर्धारण का केवल धारा 9 में पैरामीटर बताया गया है, कोई दृष्टांत नहीं दिया गया। यानी धारा 9 में सिविल प्रकृति के वाद किसे हम कहेंगे, इसके निर्धारण का ढंग बताया गया है, ना कि उसका कोई दृष्टांत या उसकी कोई लिस्ट दी गई है। तो इसकी जो दृष्टांत या इसकी लिस्ट निकल के आएगी जब जब कोई मामला कोर्ट में विवादित हुआ कि सिविल प्रकृति का वाद है या नहीं, तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उसका निर्धारण किया गया कि ये सिविल प्रकृति का वाद है या नहीं। तो आज हम लोगों को इस वीडियो में वही लिस्ट पढ़ना है कि किसे सिविल प्रकृति का वाद माना गया है और किसे सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना गया है। मेंस में और प्रारंभिक परीक्षा में इस लिस्ट में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे सिविल प्रकृति का वाद माना गया। 4-5 लिस्ट दे दिया जाएगा, जिसे माना गया है उसे लिखिए, जिसे नहीं माना गया है उसे बाहर करिए। प्री में छांटने के लिए दे दिया जाता है। अगर आप उस लिस्ट पे ध्यान नहीं दिए हैं पहले से तो गलत होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इस नाते ये वीडियो ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, 20, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस लिस्ट को याद कर लीजिएगा। दूसरा, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास संचालित किया जा रहा है। अगर आपको पीसीएसजे, एपीओ या एचजीएस की तैयारी करना है या मेंस की आंसर राइटिंग करना है या किसी वैकेंसीज के आने पे, चाहे वो यूपी एपीओ का हो या यूपी पीसीएसजे का हो, तो उसके लिए क्रैश कोर्स भी शुरू किया जाता है। तो आप उसके लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले कि धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा किसे सिविल प्रकृति का वाद माना गया है, किसे नहीं माना गया है। ये सब जितने माने गए हैं सब पे केस लॉ आपको मिलेंगे, ठीक है। बिना केस लॉ के ये कोई भी निकल के नहीं आया है। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए समझ में आए तो। आइए हम लोग धारा 1 पे चलते हैं, वो धारा 1 करें। धारा 9 पे सिविल प्रकृति का वाद किसे माना गया है। सबसे पहले लिखा है सरकारी सेवक द्वारा वेतन के बकाये के लिए वाद। ये लिस्ट आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए और मेहनत से आप लोग याद करिए। पीछे के वीडियो सीपीसी पे ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, आप उनको देखिए सीरियल वाइज और आगे लगातार देखते रहिए। डेली लगभग एक वीडियो सीपीसी पे आता रहता है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत से देखते रहिए, याद करते रहिए, जिससे एग्जाम टाइम पे आप पे कोई बर्डन ना हो, पहले से आपका तैयार रहे। पहले लिखा सरकारी सेवक द्वारा वेतन के बकाये के लिए वाद। यानी अगर कोई सरकारी सेवक है उसका वेतन बकाया है तो क्या वो बकाये की वसूली के लिए सिविल केस फाइल कर सकता है कि नहीं।
बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, ये सिविल प्रकृति का वाद है। दूसरा है पूजा का अधिकार। किसी धार्मिक प्लेस पे अगर कोई भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा है और उस धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसे वहाँ पूजा करने का राइट है। आप उसको पूजा करने से रोक नहीं सकते हैं। यदि पूजा करने से किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे रोका जाता है तो ये सिविल प्रकृति का वाद है। कोर्ट में वो जा करके इसे चैलेंज कर सकता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने सबरीमाला मंदिर का केस देखा था, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोका गया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे समता के अधिकार का वायलेशन मानते हुए महिलाओं को भी प्रवेश पे छूट दे दिया। तो किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर कोई भी उपासना स्थल है तो वहाँ किसी को भी पूजा करने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूजा के अधिकार में किसी का अपना निजी कोई मंदिर घर में बना हुआ है तो आपको साहब हमको भी उस मंदिर में पूजा करने का राइट मिले और आप उसके घर में जाओ पूजा करो। ठीक है, पता चले बाद में फिर हाथ भी साफ कर दो तो नहीं। ठीक है। तीसरा है धार्मिक या अन्य जुलूस निकालने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को कोई भी धार्मिक जुलूस हो, शोभा यात्रा हो या धार्मिक जुलूस से भिन्न कोई जुलूस हो, निकालने का अधिकार है। ठीक है, धार्मिक जुलूस में जैसे कोई त्यौहार आए, चाहे वो मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, ईसाइयों का हो, पारसियों का हो, आपका जो है सिखों का हो, हिंदुओं का हो, कोई भी धर्म, ठीक है, वो जुलूस निकाल सकते हैं, शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, शादी विवाह में शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, अपनी किसी नेता के सम्मान में जुलूस निकाल सकते हैं। हर एक व्यक्ति को ये फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। अगर इसका वायलेशन होता है तो वो सिविल केस फाइल कर सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो धार्मिक हो या अन्यथा, जुलूस, शोभा यात्रा, धरना प्रदर्शन आदि करने से आप नहीं रोक सकते हैं। ये उस सिविल प्रकृति का वाद है। ठीक, धार्मिक जुलूस भी, पूर्णतया धार्मिक जुलूस भी निकालने से आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे इस समय हनुमान जयंती चल रही है, अगर कोई हनुमान जयंती पे कहीं भंडारा कर रहा है, लंगर बांट रहा है, ठीक है, वो जो है जुलूस निकालना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम हैं, वो अपना कोई जुलूस निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकालें धार्मिक जुलूस। ठीक है, कोई किसी व्यक्ति का सम्मान करता है, उसके सम्मान में शोभा यात्रा निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जा सकता है। ठीक है, आप देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसमें भी एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, यानी जो है लोगों के दर्शन के लिए अंतिम दर्शन यात्रा निकाला जाता है। आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, ये हर व्यक्ति का सिविल राइट है। अगर विरोध करोगे तो उसके लिए सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। फिर है मृत व्यक्ति को दफनाने का अधिकार। अगर कोई मृतक हो जाता है तो उसको दफनाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, रोका कब जा सकता है, जब आप किसी व्यक्ति के निजी संपत्ति पे आप उसे दफनाना चाहते हो तो वहाँ रोका जा सकता है, या विवादित जमीन हो तो वहाँ रोका जा सकता है। लेकिन जो सार्वजनिक स्थल हैं, कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो या कोई भी इस तरह का स्थल हो जहाँ पब्लिकली हो, तो वहाँ पे आप किसी को जातिगत आधार पे तो नहीं रोक सकते। धर्म के आधार पे तो आप रोक सकते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान और शमशान घाट अलग अलग होता है। लेकिन जातिगत आधार पे आप किसी व्यक्ति को किसी भी स्थल पे जो है, यानी जहाँ पे ये शमशान घाट या कब्रिस्तान हो, वहाँ पे मृत शरीर को दफनाने या जलाने से नहीं रोक सकते। आए दिन में जो है अक्सर ये विवाद होता रहता है। कई बार हमारे पास भी कई लोगों का फ़ोन आया इस पर कि जो है हम अपने व्यक्ति को यहाँ दफनाना चाहते थे, कुछ धर्म विशेष के लोग या जातिगत विशेष के लोगों ने उसका विरोध किया और दफनाने नहीं दिया। ठीक है, तो ये एक तरह से गलत होता है और अगले व्यक्ति का ये सिविल राइट होता है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वो सिविल मुकदमा फाइल करने जाएगा उसको अधिकार के लिए कि हम अपने मृतक को दफनाएं, तो तब तक मृत बॉडी ही सड़ जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ जस्टिस जो है, न्याय जो है इतना विलम्ब है कि कोई उसको मांगने नहीं जाता है। जो कहावत है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, ठीक है, न्याय विलम्ब को, वो विलम्ब जो है न्याय को पराजित कर देती है। तो हर व्यक्ति सोचा भैया चलो कहीं दफनाओ जल्दी से, अपने ही खेत में ले चल के रख दो, कौन जाएगा वहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तब तक तो काम तमाम हो जाएगा, यहाँ पे सौ सड़ने लगेगा। 5 है पदीय हैसियत में कार्य करने का अधिकार। अगर आप किसी पद पे हो तो उस पद पे जो आपको पावर्स मिले हुए हैं, उस शक्तियों का प्रयोग करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है।
ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके पदीय कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है तो ये सिविल प्रकृति का वाद है, आप इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं किसी पद को होल्ड तो करते हैं लेकिन काम कोई और करता है, खास तौर से आज के समय में तो जैसे प्रधानपति, ठीक है, विधायक पति, ये सब सिस्टम बड़ा चल गया है। ठीक है, महिला जीती है चुनाव, वो काम सब पति साहब कर रहे हैं, महिला नहीं चाह रही है करना फिर भी पति साहब जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अगर महिला को काम नहीं करने दे रहे तो महिला इसके लिए सिविल सूट फाइल कर सकती है और पति को मना करवा सकती है कि आज से आगे पीछे हमारे नहीं घूमेंगे। लेकिन एक समस्या ये भी है कि अगर आगे पीछे घूमने से रोक लगा दी तो उस पर भी तरह तरह के आरोप लगने लगेंगे। चलिए खैर, फिर है मत देने का अधिकार। ठीक है, हर एक व्यक्ति को वोट देने का राइट होता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को वोट देने का राइट है। अगर किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से, तो ये अपराध है और ऐसा व्यक्ति अपने राइट के परिवर्तन के लिए कोर्ट में जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक तरह से व्यक्ति का वोटर लिस्ट से नाम काट देना भी वोट देने के अधिकार से वंचित करना है, और नाम अगर काट दिया गया तो नाम जुड़वाने का उसे राइट होता है। आप किसी का वोटर लिस्ट से नाम, आजकल बड़े पैमाने पे ऐसा हो रहा है कि लोग वोटर लिस्ट से नाम ही हटवा देते हैं। तो वोट देने का हर व्यक्ति को राइट है। अगर वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया तो भले उसका प्रत्याशी भारी मतों से क्यों न विजयी हो जाए, वो सिविल प्रकृति का वाद दाखिल करके कंपनसेशन की वसूली कर सकता है। फिर है विशिष्ट अनुतोष का अधिकार। ठीक है, जब किसी व्यक्ति से कोई संविदा होती है तो जिस बात के लिए वो संविदा करता है, जो वो प्रॉमिस करता है काम करने के लिए, अगर वो मना करे तो कुछ दशाओं में उससे वो कार्य करने के लिए हम विवश कर सकते हैं। इसी को विशिष्ट अनुतोष कहते हैं या स्पेसिफिक रिलीफ कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे यहाँ, ठीक है, वो मुझसे अपनी ज़मीन बेचने के लिए संविदा किया था। आप कह रहा मैं ज़मीन नहीं बेचूंगा, तो संविदा भंग किया। संविदा भंग पे मैं क्षतिपूर्ति भी ले सकता हूँ उससे। दूसरा, मैं चाहूँ तो कोर्ट से उसे संखेत यानी वो ज़मीन बेचने के लिए मैं उसे विवश भी करवा सकता हूँ। तो इसे वो कहते हैं विशिष्ट अनुतोष। ठीक, यानी जिस संविदा में जो वचन दिया गया था उस वचन को पूरा कराने के लिए जब कोई केस फाइल किया जाता है तो इसे विशिष्ट अनुतोष कहते हैं। ठीक, तो विशिष्ट अनुतोष का भी अधिकार सिविल प्रकृति का वाद है। क्षतिपूर्ति का अधिकार भी। देखिए, क्षतिपूर्ति यहाँ दो तरह से होती है, चाहे कोई अपकृत किया गया हो, चाहे कोई सिविल संविदा भंग किया गया हो, चाहे कोई अपराध किया गया हो। अपराध होने पे भी हम क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मर्डर कर दिया गया तो उसके घर के लोग उस व्यक्ति से जिसने मर्डर किया है, ठीक है, उससे क्षतिपूर्ति की भी मांग करने के लिए सिविल केस दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो जो क्षति हुई उसकी पूर्ति कहाँ से होगी। क्रिमिनल केस में तो उसे दोषी ठहराया जाएगा ना, लेकिन उसके दोषी ठहराए जाने से यहाँ पीड़ित को क्या मिला, जो उसका भौतिक नुकसान हो गया, तो उस भौतिक नुकसान की भरपाई के लिए वो सिविल केस भी कोर्ट में फाइल कर सकता है। उसके साथ साथ जैसे किसी ने संविदा भंग किया तो संविदा भंग करने पे हम जो है संविदा भंग के लिए भी क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। तो संविदा भंग होने पे भी क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। कोई क्रिमिनल ऑफेंस होने पे भी, जैसे आपने किसी को पीट दिया, आपने मार दिया, तो 323 या 324 या 325 या 26 का केस चलेगा आईपीसी में। लेकिन केस चलने में तो वो दोषी ठहराया जाएगा ना, हमें क्या मिलेगा। तो जो उसने मारा, जो नुकसान हुआ, उस नुकसानी के लिए हम अलग से सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ भारत में व्यवहार में सिविल केस नहीं, क्रिमिनल केस में सिविल केस दाखिल नहीं किया जाता है। ये अलग की बात है, दाखिल नहीं किया जाता, लेकिन किए जाने का राइट होता है। तो वही लिखा, क्षतिपूर्ति का अधिकार भी सिविल प्रकृति का वाद है। मेहर पाने का अधिकार, मेहर पाने का अधिकार भी एक्शनेबल क्लेम की श्रेणी में आता है। ठीक है, और ये सिविल प्रकृति का वाद भी है। यानी मुस्लिम महिला को जो शादी के समय पति की तरफ से कोई रकम देने की बात की जाती है, वो चाहे तुरंत शादी के समय दिया जाए या बाद में दिया जाए, उसी को मेहर कहते हैं। ठीक है, एक तरह से महिला के सम्मान में एक राशि दी जाती है, वो मेहर कहलाती है। अगर वो राशि बाद में देने की बात की गई और पति नहीं देता है तो महिला उसे वसूल करने का राइट रखती है।
हिंदू में मेहर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, ठीक है। हाँ, मेहर जैसे के स्थान पे बहुत तरह तरह की और चीज़ें हैं, लेकिन मेहर नहीं है, ये मुस्लिम में चलता है। उसके बाद विवाह विच्छेद कराने का अधिकार। विवाह विच्छेद यहाँ मैंने बहुत संक्षिप्त में लिखा है, पारिवारिक मामले जितने होते हैं, पारिवारिक मामलों में विवाह विच्छेद कराने का अधिकार, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का अधिकार, जुडिशियल सेपरेशन का अधिकार, ठीक है, मेंटेनेंस का अधिकार, उत्तराधिकार, गार्जियनशिप के निर्धारण का अधिकार, ये सब सिविल प्रकृति के वाद आते हैं। जितने पारिवारिक मामले होते हैं, ठीक है, वो चाहे उत्तराधिकार को लेकर हों, विवाह को लेकर हों, भरण पोषण को लेकर के हों, दत्तक ग्रहण को लेकर के हों, ठीक है, ये सब सिविल प्रकृति के वाद की श्रेणी में आते हैं। फिर लिखा हुआ है पद संबंधी वाद। अगर कोई पद को लेकर के, चाहे वो धार्मिक पद ही क्यों ना हो, जैसे मंदिर में जो है पुजारी का पद, जो है मठ में महंत का पद, तो ये महंत का पद हो गया, पुजारी का पद हो गया, ये पद भी सिविल प्रकृति के वाद हैं। इसको लेकर के भी सिविल केस दाखिल किया जा सकता है अगर इस पद को लेके कोई विवाद हो जाए तो। फिर है किराया वसूलने का अधिकार, ठीक है, प्रबंध संबंधी अधिकार, मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप कहीं किसी विभाग में आपको मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है और उससे वंचित किया जाता है तो आप इसको लेके सिविल केस दाखिल कर सकते हो। भाटक के बाद किराया पाने का अधिकार, चाहे चल संपत्ति हो अचल संपत्ति हो, अगर वो किराए पे दिया गया है, अगर अगला नहीं दे रहा तो उसे वसूल करने का मेरा राइट होता है, ये सिविल प्रकृति का वाद है। घोषणा संबंधी वाद, हम अपने अधिकारों की घोषणा कराने के लिए भी वाद दाखिल कर सकते हैं, ये सिविल प्रकृति का वाद होता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत घोषणा का अधिकार हमें दिया गया। इसके साथ साथ राजस्व संहिता में भी घोषणा का अधिकार हमें दिया गया है। उसके बाद जन्म तिथि में सुधार संबंधी वाद, जन्म तिथि में सुधार कराने के लिए अगर नहीं किया जा रहा है तो भी ये सिविल प्रकृति का वाद है, हम कोर्ट में केस फाइल करा के जन्म तिथि में सुधार करा सकते हैं। संविदा के अंतर्गत अधिकारों का परिवर्तन, कोई संविदा किया गया है, ठीक है, जैसे भागीदारी की संविदा है, भागीदारी की संविदा में जो हमारे अधिकार हैं उसमें हम उनको परिवर्तन के लिए वाद फाइल कर सकते हैं। जैसे लेखा जोखा अगर हमें नहीं दिया जा रहा है पार्टनरशिप में तो हम उसके लेखा जोखा जानने के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक, कई भागीदारों यानी फर्म ने कोई गलती की थी, थर्ड पर्सन यानी बाहरी व्यक्ति ने मेरे ऊपर केस फाइल करके कंपनसेशन प्राप्त कर लिया, तो मैं उसका अंश, क्योंकि 5 लोग अगर फर्म में हैं और 1 लाख रुपया मुझसे वसूला है किसी बाहरी व्यक्ति ने कोई केस फाइल करके फर्म पे, तो मैं शेष 4 लोगों से 20-20 हज़ार लेने का हक रखता हूं कि नहीं, तो इसी को कहते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसका जितना उसमें अंश बनना है सबको उतना देना पड़ेगा, तो हम उस सबसे वसूल सकते हैं। ठीक, लेखा जोखा प्राप्त कर सकते हैं, अपने अधिकारों का परिवर्तन करा सकते हैं। तो ये संविदा के अंतर्गत जितने भी राइट्स हमारे होते हैं उनके भी परिवर्तन के लिए हम सिविल केस फाइल कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद हो, कब्जा को लेके हो, हक को लेके विवाद हो, उसके लिए सिविल सूट फाइल किया जा सकता है। फिर सार्वजनिक स्थलों से संबंधित वाद, वो मोटर दुर्घटना हेतु प्रतिकर, एक्सीडेंट हो गया है मोटर दुर्घटना तो उसके तहत हमें कंपनसेशन पाने का अधिकार भी सिविल प्रकृति का वाद, यानी हम केस फाइल कर सकते हैं अगर मुआवजा हमें नहीं मिल रहा है तो। सार्वजनिक स्थलों से संबंधित वाद, अगर सार्वजनिक स्थलों पे जाने से रोका जा रहा है तो ये सिविल प्रकृति का वाद है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 क्लास 2, ठीक है, अनुच्छेद 14 के खंड 2 में साफ साफ मना किया गया है कि किसी भोजनालय पे, ठीक है, किसी दुकानों पे, सार्वजनिक स्थलों पे, आवागमन के स्थलों पे, समागम के स्थलों पे, कुओं पे, नलकूपों पे, तालाबों पे, जो पब्लिक प्लेस हैं वहाँ कोई व्यक्ति धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, इसके बाद सुखाधिकार, जो सुखाधिकार हमारा होता है, सुखाधिकार जैसे हमें अपने खेत तक जाने का अधिकार है। अगर जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी कोई ज़मीन बेची और वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा इधर से बेच दिया, मैं अगर इधर से ले लिया और जाने का रास्ता इसके खेत से ही है, इधर से भी दीवारें हैं, इधर से भी दीवारें हैं, इधर से नहर वगैरह है,
तो हमको उसके खेत से जाने का अधिकार। अब उसे अपने खेत से हमें जैसे वो अपने खेत में जाएगा वैसे हमें भी अपनी इस ज़मीन तक उसको जाने देना होगा। ये है सुखाधिकार। ठीक, जैसे आप किसी मंजिल में तो किसी मकान में या किसी अपार्टमेंट में कोई कमरा ले लिए हैं तो जीने से जाने का अधिकार आपका सुखाधिकार कहलाता है। क्या जीने से जाने से आपको रोका जा सकता है? नहीं। ठीक है, तो जहाँ भी किसी चीज़ को राइट है आपको उपभोग करने का, वहाँ जाने का अधिकार भी सुखाधिकार कहलाता है। यानी उस संपत्ति का लाभप्रद उपभोग करने के लिए जो अन्य अधिकार हमें मिलते हैं वो सुखाधिकार कहलाते हैं। ठीक, जैसे आप गांव में देखिए लोग अपने घर तक जाते हैं तो दूसरों के दरवाजे से होकर कभी कभी गुजरना पड़ता है। तो क्या दूसरा व्यक्ति अपने दरवाजे से जाने से मना कर सकता है? अगर मना करता, व्यवहार में लोग मना कर देते हैं, अगर वो मना करते हैं और आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है घर तक जाने के लिए, तो आप सिविल प्रकृति का ये वाद है, कोर्ट में केस फाइल करके वो रास्ता खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा सिविल प्रकृति के वाद। ये एक लिस्ट है, बहुत सारे वाद हैं जो सिविल प्रकृति। ठीक है, बोलने की आज़ादी है, रोड पे चलने की आज़ादी है, दुकान से सामान लेने की आज़ादी, किसी भी दुकान से किसी भी होटल में खाना खाने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, व्यापार करने की आज़ादी। अगर कोई मना कर रहा हो कहीं तो ये सिविल प्रकृति का वाद है, आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब वो लिस्ट हम लोग देखते हैं कि किसे सिविल प्रकृति का वाद नहीं माना गया है। इसमें जो मेंस में अक्सर पूछा जाता है वो पूछा जाता है राजनैतिक प्रश्न और जातिगत प्रश्न। ठीक है, और पूछा जाता है पद से जुड़ी हुई गरिमा, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपको याद है जातिगत प्रश्न से संबंधित बात, पेवर जातिगत प्रश्न से संबंधित कोई वाद है तो सिविल प्रकृति का वाद नहीं कहलाता है। जैसे अगर आपको गांव में किसी व्यक्ति ने जातिगत नाम से, ठीक है, क्या विशेष जात के थे, आपको किसी ने नहीं बुलाया। ठीक है, आपको, जैसे मैं मान लेते हैं वर्मा हूँ, मुझे किसी ने, ठीक है, उसके यहाँ कोई कार्यक्रम था, मुझे इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं वर्मा जाति का था। तो मैं वर्मा जाति का था इसलिए उसने मुझे नहीं बुलाया, तो मेरा कोई राइट यहाँ नहीं बनता है कि मैं जा कर के कोर्ट में चैलेंज करूँ कि साहब मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि मैं वर्मा हूँ अतः मुझे भी जाने का राइट है। ठीक, कोई मिश्रा जी हैं, उनको किसी वर्मा जी ने, किसी यादव जी ने अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाया, तो उनको ये राइट नहीं है कि वो जा करके सिविल कोर्ट में केस फाइल करें कि हमें भी उनके यहाँ जाने का अधिकार है, जातिगत के नाम पे हमें रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी पे लागू होता है, कोई भी जाति हो। मैं एक दृष्टांत देख के आपको बताया हूँ। या धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप किसी धर्म के लोगों को अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाए तो वो आपका निजी मामला है, आप चाहें बुलाएं या ना बुलाएं। ठीक, धार्मिक कर्तव्यों कर्मों से, ठीक, कोई धार्मिक कर्मकांड हम करा रहे हैं अपने घर पे, मैंने किसी को नहीं बुलाया तो मैं किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं ये मेरा राइट है, ये अगले का राइट नहीं है कि सब लोगों को उसमें बुलाया जाए। ठीक है, ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया, हाँ कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो जितने जाति के लोग वहाँ आसपास में हैं अगर एक को बुलाएंगे तो सबको बुलाना पड़ेगा। नहीं, ये पूरा मेरा राइट है, मैं जिसको चाहूँ उसको बुलाऊँ, अगले का कोई जो है यहाँ पे सिविल प्रकृति का राइट नहीं होता। हाँ, सोशल राइट होता है, एक सामाजिक राइट है कि गाँव में बुलाया जाए तो सबको बुलाया जाए। ठीक है, एक सामाजिक दबाव आप बना सकते हैं कि हमें भी बुलाया जाए, आपका कोई लीगल राइट यहाँ नहीं बनता है। फिर है पद से जुड़ी हुई गरिमा। ठीक है, किसी भी पद से जुड़ी हुई गरिमा में सम्मान पाने का अधिकार, ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे आकर के मेरा पैर छुएं, मुझे नमस्ते करें, ठीक है, दुआ सलाम करें, ये मेरा राइट नहीं है। हाँ, ये राइट है कि मेरे साथ अपमानपूर्ण बात व्यवहार नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये मेरा राइट है। लेकिन मुझे वो सम्मान दें, मुझे नमस्ते करें, ये मेरा राइट नहीं है। किसी डॉक्टर को, किसी अधिवक्ता को, ठीक है, किसी नात रिश्तेदार को मिलने पे उसका पैर छुआ जाए, उससे सलाम किया जाए, नमस्ते किया जाए, ठीक है, ये उसका राइट नहीं, मतलब उसको सम्मान दिया जाए, ये उसका राइट नहीं है। बात समझ आ गया, ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं बनता है। हाँ, ये एक संस्कार होता है, ये हमारे सामाजिक संस्कार है, सांस्कृतिक कल्चर है। ठीक है, यहाँ पे आप किसी को अगर इस तरह से सम्मान नहीं देते हो तो माना जाता है आपके अंदर संस्कार नहीं है। ठीक है, तो ये सम्मान में एक दूसरे किया जाता है, लेकिन राइट नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाँ, अब प्रश्न यहाँ पे कि नेताओं की, नेता आते हैं तो पुलिस लाइन में लग जाती है,
ठीक है, कोई बड़ा जज हाई कोर्ट का आ रहा है तो सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सीजीएम वगैरह लाइन में लग जाते हैं सम्मान में, ठीक है, सलूट मारते हैं। छोटे अधिकारी ऊपर के अधिकारियों को सलूट मारते हैं, तो वो सम्मान देना उनका जो है बाध्यता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटोकॉल की श्रेणी में आता है, वो उनकी बाध्यता होती है, वहाँ पे उनको सम्मान देना है। अगर नहीं देंगे तो मिसबिहेवियर में आ जाएगा, मिसकंडक्ट की श्रेणी में आ जाएगा और उन्हें नौकरी से हटाया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है या उन पे एक्स्ट्रा कोई पेनाल्टी या दंड लगाया जा सकता है। तो वो एक अलग की बात है। लेकिन ऐसे कोई डॉक्टर ये कहे कि आप मुझसे ऑपरेशन करवा रहे हो, मुझसे दवा करा रहे हो, आप मेरा सम्मान को, मुझे नमस्ते करो, ये उसका राइट नहीं है, ठीक। इसी तरह से रिश्तेदारों में भी ध्यान दीजिए। घर में, ठीक है, घर में कोई बहू है, घर में कोई और रिश्तेदार एक दूसरे का सम्मान करे, ठीक है, सास ससुर का पैर छुए, ठीक है, या कोई भी पद हो, छोटा भाई है बड़े भाइयों का सम्मान करे, ठीक है। वो देखिए एक सामाजिक संस्कार है हमारे यहाँ कि इस तरह से रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ कोई लीगल राइट नहीं होता है, ठीक है, कि आप वो कराएं। हाँ, सामाजिक दबाव इतना होता है कि आदमी मजबूरन में करता है, ठीक है, कुछ मजबूरन में करते हैं, कुछ लोगों की अपनी खुशी है, सम्मान उनको आता है देना, ठीक है, वो देते हैं, वो एक अलग की बात है। लेकिन ये सिविल राइट नहीं होता है। गोपनीयता से संबंधित विवाद कोई है, ठीक है, गोपनीयता से संबंधित कोई विवाद है, तो गोपनीयता से संबंधित अगर कोई विवाद है कि कोई बात हम गोपनीय हमारा है, ठीक है, अगर नहीं हमें जानने का राइट है, तो ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं। गोपनीयता जो सीक्रेट बातें होती हैं वो सिविल प्रकृति के वाद नहीं, उसे कोई जान नहीं सकता या जानने के लिए सिविल सूट दाखिल नहीं कर सकता है। फिर है स्वेच्छा से किए गए भुगतान के लिए वाद। अगर मैं स्वेच्छा से किसी को 10 रुपया, 50 रुपया, 1000, 10,000, 20,000, लाखों, करोड़ों दे दूं तो उसे वापस पाने का मेरा राइट नहीं होता। मैं अगर किसी को कर्ज दिया हूं तो एक निश्चित समय के बाद उसे वापस पाने का मेरा राइट है। लेकिन अगर मैंने किसी को दान दे दिया, ग्रांट कर दिया, ठीक है, बहुत सारे लोग मांगने वाले आते हैं, मैंने उन्हें दे दिया, ठीक है, मैंने चंदा दे दिया, तो उसे वापस पाने का राइट मेरा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। मैं कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता हूँ इसे, जब तक मैं उसे कर्ज के रूप में ना दिया हूँ। इसी तरह से आप देखिए सरकारें भी, हमारी जो केंद्र सरकार है वो सभी राज्यों को 2 तरह से पैसा देती है, ठीक है, या मैं कहूँ 3 तरह से देती है। एक तो उनके टैक्स का जो पैसा बनता है वो केंद्र सरकार राज्यों को वापस कर देती है। दूसरा, राज्यों के मांगने पे उन्हें कर्ज दिया जाता है। तीसरा, राज्यों के मांगने पे उन्हें अनुदान भी दिया जाता है। तो अनुदान उसे कभी वापस नहीं लिया जाता है, कर्ज ब्याज सहित वापस लिया जाता है, और जो हमारा टैक्स है वो तो मेरा हिस्सा है, तो वो हिस्सा दिया जाता है। तो जब हम किसी को ग्रांट दे देते हैं, अनुदान कर देते हैं, जिसको दान कहते हैं, तो उसे हम वापस लेने का मेरा कोई लीगल राइट नहीं है, यानी सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। तीसरा है वर्जित वाद। ऐसे वाद जिन्हें मना कर दिया गया है, ठीक है, जिन्हें मना कर दिया गया है वो भी सिविल प्रकृति के वाद नहीं है। लोकनीति के विरुद्ध वाद, ठीक है, अब लोकनीति के विरुद्ध वाद मतलब 2 लोगों की मैंने शादी करवा दी, अब मैं पैसा मांग रहा हूँ, भैया शादी करवाया हूँ, आप लोगों की पैसा दे दो। गांव में नात रिश्तेदार जरूर एक दूसरे की शादी करवाते हैं, सब बताते हैं यहाँ लड़के है वहाँ लड़का, जाके देख लो। अब शादी तय हो गई तो क्या मैं उसमें दलाली कर सकता हूँ कि मुझे पैसा दो? नहीं, ठीक है, ये जो है लोकनीति के विरुद्ध माना जाएगा और वहाँ मैं पैसा नहीं ले सकता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी का जमानतदार बन जाता है तो क्या वो उससे पैसा मांग सकता है कि हम आपके जमानतदार बने थे तो आप मुझे इतना पैसा दो? ये लोकनीति के विरुद्ध है, ठीक है, यहाँ पे आप ये सिविल प्रकृति का वाद नहीं है। हाँ, वो चाहे पानी समोसा पिला खिला दे आपको, वो अलग की बात है, लेकिन आप कोर्ट में उससे पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। अगला है राजनैतिक पर्सन, बहुत महत्वपूर्ण है। राजनैतिक पर्सन, जो राजनैतिक पर्सन होते हैं उन्हें सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका नहीं जाना चाहते हैं, क्या हम सिविल कोर्ट में जा करके चैलेंज कर सकते हैं कि साहब आप भेजिए अमेरिका जाए? ठीक है, हम पाकिस्तान को हमारे भारत सरकार दुश्मन देश नहीं घोषित करना चाहती है,
क्या हम कोर्ट में जा करके सरकार कोर्ट से कह सकते हैं साहब इनको दुश्मन देश भारत को विवश करिए, भारत सरकार को एक दुश्मन देश पाकिस्तान को घोषित करे? नहीं, ये पूर्ण तरह से राजनैतिक प्रश्न है। ठीक, हमारे संबंध किसी देश से कैसे हैं, हम किसी देश में अपने राजदूत रखे हैं या नहीं रखे हैं, या वापस बुला लें, हम किसी देश को खाद्यान्न दें या ना दें। श्रीलंका में इस समय जो है क्राइसिस चल रहा है, वहाँ हमारा गवर्नमेंट जो है मदद भेजे या ना भेजे, हम इसके लिए उसे ना तो रोक सकते हैं ना ही विवश करवा सकते हैं कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रश्न है, ये इसका निर्धारण सरकार करेगी। तो इस तरह से उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, यूपी एपीओ या पीसीएसजे की कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके लिए क्रैश कोर्स भी तुरंत शुरू किया जाएगा। आप लोग इस नंबर पर संपर्क करते रहिएगा। साथ ही साथ पीसीएसजे एपीओ एचजेएस की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास लगातार संचालित की जा रही है। आप अपनी सुविधानुसार इस नंबर पर संपर्क करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेंस की भी आंसर राइटिंग कराई जाती है। आप अपनी सुविधानुसार इस नंबर पर संपर्क करके ठीक है ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग धारा 9 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सब जुडिस धारा 10 पे नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा।